सॉरी दोस्तों, फ़ोन का बैटरी पूरा डेड हो गया था, इसलिए किसी का भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाया। क्या ही बताऊं आप लोगों को, आज दोपहर के 2:30 बजे के करीब में बिजली आया, जिसके बाद मैंने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया, तो लगभग 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन फुली चार्ज्ड हो गया, जिसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया हूँ, इसलिए इतना लेट हो गया वीडियो आने में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि किन्मो उस मिरर में फूरिलुओ दिखा था, जिसे देख के किन्मो ने सभी को भागने के लिए कहा था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग सू याओ, यूहे और बाकी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किन्मो ने ऐसा क्यों कहा। ब्लैक टाइगर गॉड के कान अचानक खड़े हो गए और उसकी नज़र तुरंत उस सैक्रिफिशियल ऑल्टर की तरफ गई जो अभी भी तैयार हो रहा था। उसके आसपास मौजूद डेविल सोल्जर्स ने किन्मो की चीख सुन ली थी और शक भरी नजरों से इधर उधर देखने लगे। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का एक डेविल जनरल तुरंत 2 बार चिल्लाया और कुछ डेविल्स को जांच करने के लिए आगे भेज दिया। वे हवा में उड़ते हुए पहुंचे और उनमें से एक ने एक काला जार खोला। जैसे ही जार खुला, उसमें से काउंटलेस वॉस्प्स बाहर निकले और तुरंत ही 2 फीट के आकार के हो गए। ब्लैक टाइगर गॉड के कान धीरे धीरे नीचे झुक गए और उसने हैरानी भरे लहजे में कहा, भागो क्यों? इन डेविल से निपटना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का जनरल थोड़ा ट्रबलसम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम उसका सामना ना कर सको। किन्मो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने महसूस किया कि उसके हाथों में पकड़ा मिरर अचानक बेहद भारी होता जा रहा है, जैसे वो किसी विशाल माउंटेन को उठा रहा हो और उस माउंटेन के अंदर से फूरिलुओ बाहर आने वाला हो। ये फूरिलुओ है, वो उस सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर है। उसकी आवाज़ भारी और कांपती हुई थी। क्या तुम लोगों ने उसे नहीं देखा? वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। सब लोग चौंक गए और तुरंत इधर उधर देखने लगे। यूही ने हैरानी से पूछा, फूरिलुओ कहाँ है? ब्लैक टाइगर गॉड ने ध्यान से चारों तरफ देखा। उसके कान हल्के हल्के फड़क रहे थे, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला दिया। यहाँ फूरिलुओ का कोई निशान नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? फूरिलुओ डेविल रेस का कमांडर इन चीफ है। वो मेन कैंप छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? किन्मो के हाथों में पकड़ा मिरर और भारी हो गया और अचानक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम लोगों ने मिरर में फूरिलुओं को नहीं देखा? अभी अभी वो ऑल्टर से बाहर निकला था, मैंने उसे साफ देखा। सबने तुरंत मिरर की तरफ देखा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। कल्ट मास्टर, मिरर में कुछ भी नहीं है। क्या आपकी आंखें धोखा दे रही हैं? एनिमीज हम तक पहुंचने वाले हैं, तैयार हो जाओ, यूही ने जल्दी से आदेश दिया। ब्लैक टाइगर गॉड गंभीर चेहरे के साथ उस साफ मिरर को देखने लगा। उसे फूरिलुओ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। किन्मो की ताकत भले ही यूहे, यू याओ और सांग हावा जितनी ना हो, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि वो एक मिरर को पकड़ ना सके। मिरर का उसके हाथ से गिर जाना साफ दिखा रहा था कि उसका वजन असंभव स्तर तक बढ़ चुका था। ये पूरी तरह नामुमकिन होना चाहिए था। ब्लैक टाइगर धीरे धीरे मिरर के पास गया और गंभीर आवाज में बोला, ऑल्टर के पास सच में फूरिलुओ नहीं है। क्या तुमने वाकई उसे मिरर में देखा? किन्मो की आंखें अब भी मिरर पर टिकी हुई थी, जैसे वो अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा हो। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। मिरर जमीन पर गिरने के बावजूद टूटा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से सीधा खड़ा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे थामे हुए हो। ब्लैक टाइगर ने मिरर में झांका, लेकिन अंदर सिर्फ किन्मो का रिफ्लेक्शन था, फूरिलुओ का कोई नामो निशान नहीं। ब्लैक टाइगर का दिल एकदम कांप उठा। वो तुरंत दूसरी तरफ गया और किन्मो के आंखों में झांका। वो नौजवान अब भी मिरर को घूर रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी प्यूपिल्स के अंदर एक आकृति धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर से उभर रहा हो। कुछ ही पलों में ब्लैक टाइगर ने उस आकृति को साफ देख लिया। 3 चेहरों वाला एक भयावह अस्तित्व। वो कोई और नहीं बल्कि डेविल रेस का असली कमांडर फूरिलुओ था। बकवास, फूरिलुओ मिरर में नहीं, तुम्हारी आंखों में है। तुम पहले उससे नजरें मिला चुके हो। ब्लैक टाइगर का चेहरा एकदम बदल गया। वो तुरंत मिरर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और दूसरे हाथ से किन्मो को पकड़ लिया। मिरर में मत देखो, वो तुम्हारी आंखों और मिरर के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके खुद को प्रकट कर रहा है। उसी क्षण किन्मो के सामने मिरर के अंदर से अचानक 2 काले हाथ बाहर निकले और उसके कंधों को पकड़ लिया। अगले ही पल किन्मो का शरीर एक पेपर फिगर में बदल गया और उसे खींचकर मिरर के अंदर ले जाया गया। ब्लैक टाइगर मिरर तोड़ना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। उसने अपने हाथ को देखा, वो सिर्फ हवा को पकड़ रहा था। उसने तुरंत मिरर को घुमाया, लेकिन अब वो खाली था। अंदर सिर्फ वो काले हाथ और किन्मो दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे छोटे होते हुए। ब्लैक टाइगर तुरंत मिरर के अंदर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण एक तेज आवाज गूंजी। मिरर टूट चुका था। ब्लैक टाइगर स्तब्ध रह गया।
दूसरी तरफ यूहे, यू याओ और बाकी लोग पहले ही बैटल के लिए तैयार थे। किन्मू के अचानक गायब होने से वे हिल गए, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत लड़ाई में कूदना पड़ा। किन्मू फूरेलुओ काफी समय से जूनियर ब्रदर किन को पकड़ना चाहता था। ली सिटी में उसने किन्मू से नजरें मिलाईं और उसकी आंखों में डेमोनिक बात की डिवाइन आर्ट छिपा दी। ब्लैक टाइगर के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। फूरेलुओ की ये डिवाइन आर्ट इतनी सटल थी कि सेंट वुडकटर और ट्रू गॉड बांग यू जैसे पावरफुल बीइंग से भी छिपी रह सके। इसका मतलब साफ था, उसने सिर्फ किन्मू की आंखों में अपनी शैडो इम्प्रिंट की थी। इस शैडो में कोई वास्तविक ताकत नहीं थी, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो डिवाइन बीइंग्स की नज़र से बच सकता था। लेकिन जैसे ही किन्मू डेविल टेरिटरी में आया और डेमोनिक क्यू को अब्सॉर्ब किया, वो शैडो धीरे धीरे ताकतवर होती गई। फिर भी अपने आप में वो किन्मू को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक इन्वर्टेड प्रोजेक्शन थी। किन्मू की आंखों के अंदर मौजूद फूरीलुओ का उल्टा रूप, जिसमें उसका पूरा शरीर, इंटरनल ऑर्गन्स, डिवाइन आर्ट्स के इम्प्रिंट्स और यहाँ तक कि उसके शरीर का सबसे छोटा एटम भी शामिल था। जैसे ही किन्मू ने मिरर उठाया, फूरीलुओ ने उसी पल अपनी डिवाइन आर्ट एक्टिवेट कर दी। काश मुझे ये पहले समझ आ जाता। ब्लैक टाइगर के माथे से पसीना बारिश की तरह गिर रहा था। इस बार जूनियर ब्रदर किन ने ट्रबल नहीं किया, गलती मेरी थी। अब मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूं? सब खत्म हो गया। इस बीच किन्मू ने अपने आसपास देखा। वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो पूरी तरह वीरान और अजीब थी, जैसे रियलिटी से बाहर कोई वर्ल्ड। आसमान में कई विशाल प्लैनेट्स तैर रहे थे, लेकिन वो टूटे हुए, बंजर और सुनसान थे। वो एक बड़े स्वॉर्म के ऊपर खड़ा था, जहाँ पानी स्थिर था और दूर दूर तक फ्लेम्स तैर रही थी, जैसे ज़मीन खुद जल रही हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन एक चीज़ साफ थी, डेविल क्यू इस जगह पर धुंध की तरह हर दिशा में फैली हुई थी और ये जगह किसी भयानक राज को छिपाए हुए थी। फूरेलुओ! चिन्मू जोर से चिल्लाया। तुम एक सीनियर हो जिसने मुझे कैप्चर किया है, फिर तुम खुद को शो क्यों नहीं कर रहे हो? चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा हो। चिन्मू ने हल्का सा मुंह बनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पैर के नीचे कुछ दबा और एक कर्कश आवाज आई। उसने नीचे देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने एक सड़ती हुई कॉर्प्स पर पैर रख दिया था। उसके कपड़ों और बॉडी स्ट्रक्चर से साफ पता चल रहा था कि वो किसी डेविल रेस का मेंबर था जो बहुत समय पहले मर चुका था। थोड़ा शॉक्ड होकर चिन्मू ने आसपास नजर दौड़ाई और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। पूरा स्वॉम्प डेड बॉडी से भरा हुआ था। हर तरफ डेविल्स की लाशें तैर रही थीं, उनका कोई अंत नहीं था। कुछ पहाड़ियों की तरह जमा थीं और कुछ आधी जल चुकी थीं। डेविल फायर हर तरफ भड़क रही थी, जो इन लाशों के साथ साथ टूटे हुए हट्स, लकड़ी के टुकड़ों और पुराने स्ट्रक्चर्स को भी जला रही थीं। आसमान की तरफ देखा तो वहाँ सन नहीं था, सिर्फ टूटे हुए प्लैनेट्स के टुकड़े तैर रहे थे। अचानक स्काई में आग के सर्पेंट्स तेजी से घूमने लगे। सैकड़ों फ्लेमिंग ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरने लगे। वो असल में टूटे हुए प्लैनेट्स के फ्रैगमेंट्स थे, इतने बड़े कि पहाड़ों जैसे लग रहे थे और वो सीधा चिन्मू की तरफ आ रहे थे। चिन्मू ने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक के बाद एक मैसिव एक्सप्लोशंस हुए। भयानक फ्लेम्स उसके चेहरे पर ऐसे गिरी जैसे किसी महासागर की लहरें तूफान के साथ टूट पड़ती हैं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसे निगल जाएगा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। चिन्मू वहीं खड़ा रहा, फ्लेम्स और स्टॉर्म के बीच, लेकिन उसे ज़रा भी चोट नहीं आई। वो डिस्ट्रक्टिव वेव्स बार बार उसे हिट कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वो उसके शरीर को छूने जाती, कोई अनसीन फोर्स उन्हें रोक देती। पर आसपास पड़ी लाशों के साथ ऐसा नहीं था। वो सब इस भयानक टक्कर में चूर चूर हो गईं। ट्विस्टेड बॉडीज राख में बदलकर हवा में उड़ गईं। एक ही पल में स्वॉम्प सूख गया, लेकिन चिन्मू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। एक मैसिव प्लैनेट फ्रैगमेंट उसके सिर के ऊपर से गुजर चुका था और उसने एक हॉरिफाइंग सुनामी खड़ी कर दी थी। स्काई में थंडर गूंजा और एक ऐसी लहर उठी जो माउंट मेरू से भी ऊंची थी। जमीन फटने लगी और वॉल्केनोज एक एक करके इरप्ट होने लगे। लावा के पिलर्स आसमान तक उठ गए, जैसे हेवन और अर्थ को जोड़ रहे हों। लाइटनिंग चमकी और चिन्मू ने देखा कि हजारों वॉल्केनोज और बर्निंग पिलर्स एक मैसिव वेव में बह रहे थे। यहाँ तक कि थंडर और लाइटनिंग भी उस लहर में समा गई। वो वेव जब टूटी तो वो किसी डिवाइन डिस्ट्रक्टिव फोर्स जैसी थी, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। चिन्मू वहीं खड़ा रहा, अपनी फेट का इंतजार करते हुए। लेकिन जब वो टेरिफाइंग वेव उसके पास पहुंची, फिर वही अजीब ताकत सामने आई और उसने उस वेव को चीर दिया। फिर से चिन्मू को कुछ नहीं हुआ। कुछ ही पलों बाद स्काई शांत हो गया, टूटे हुए प्लैनेट्स पीछे हट गए, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। एक नया स्वॉर्म बन गया और जाने कहाँ से वही ब्रोकन बॉडीज फिर से पानी में तैरने लगी। स्ट्रेंज प्लेस, चिन्मू ने धीरे से कहा। वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। अब उसे साफ समझ आ चुका था, फूरेलुआ ने ही उसे यहाँ लाया था, लेकिन डेविल गॉड ने उसे मारा नहीं, बल्कि किसी पर्पस के लिए यहाँ फेंका था। वो डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहा है।
चिन्मू तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी। रास्ते में उसने बार बार वही हॉरिफाइंग नेचुरल डिजास्टर्स देखे, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, वोल्केनो इरप्शंस और फॉलिंग प्लैनेटरी फ्रैगमेंट्स। सब कुछ इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी अचानक ऑनर्ड किंग, एक डेविल गॉड आसमान से उतरा और चिन्मू के सामने झुक गया। ऑनर्ड किंग, सैक्रिफाइस ऑल्टर रेडी हो चुकी है, कृपया अपना कमांड दीजिए। चिन्मू एक पल के लिए चौंक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये डेविल गॉड उसके साथ इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली एक ह्यूमन है। ठीक है, चिन्मू ने कैजुअली जवाब दिया, रास्ता दिखाओ। डेविल गॉड तुरंत ओबे करते हुए उसे आगे ले गया। कुछ देर बाद वो एक विशाल सिटी क्लस्टर में पहुंचे। वहां हजारों गोल्डन पिरामिड जैसे सैक्रिफाइस ऑल्टर्स खड़े थे। ऊपर डेविल गॉड्स खड़े थे और नीचे अनगिनत डेविल्स घुटनों के बल बैठे थे, अपने सैक्रिफाइस का इंतजार करते हुए। ऑनर्ड किंग, हमारी दुनिया ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगी, कृपया अपना डिसीजन दीजिए। डेविल गॉड्स की आवाज में अर्जेंसी और गुस्सा साफ था। चिन्मू ने बस हल्का सा सिर हिलाया और तभी नीचे बैठे सभी डेविल्स ने अपने नाइफ्स उठाए और बिना हेजिटेशन के अपने गले काट लिए। फ्रेश ब्लड बहता हुआ सीधे ऑल्टर्स पर चढ़ने लगा। एक साथ चैंटिंग शुरू हुई, डेविल लैंग्वेज में गूंजती आवाजें। चिन्मू ये लैंग्वेज पहले सीख चुका था और वो हर शब्द समझ पा रहा था। वे अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए सर्वाइवल का रास्ता मांग रहे थे, अपनी ही जान देकर। उनकी दुनिया खत्म होने वाली थी और उन्हें एक नई दुनिया चाहिए थी। गोल्डन पिरामिड्स और भी ज्यादा चमकने लगे। लाइट पिलर्स आसमान में उठे और उसे चीर दिया। उन्होंने अपनी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की बैरियर को फाड़ दिया, एक पतली चलती हुई मेम्ब्रेन की तरह। दूसरी दुनिया धीरे धीरे सामने आने लगी। चिन्मू ने ऊपर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ वो हेवन का सुप्रीम एम्परर था। उसने नीचे पानी में देखा। उसकी रिफ्लेक्शन में उसके सिर के पीछे 3 चेहरे और पॉइंटेड ईयर्स दिखाई दे रहे थे। वो चिन्मू नहीं था, वो था इस डाइंग वर्ल्ड का रूलर, डेविल रेस का किंग फूरेलुओ। चिन्मू ने ऊपर देखा। एक मैग्निफिसेंट लेकिन दुख से भरा दृश्य उसके सामने था, जैसे कोई जलती हुई पेंटिंग धीरे धीरे खत्म हो रही हो। इल्यूजन टूटने लगा और तभी फ्लेम्स में घिरा हुआ फूरेलुओ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आसमान एक जलते हुए स्क्रॉल जैसा था और उसके ठीक बीचों बीच खड़ा था फूरेलुआ। जहां जहां आग भड़क रही थी वहां सब कुछ राख में बदलता जा रहा था और देखते ही देखते आधी जमीन जलकर खत्म हो चुकी थी। जैसे ही ये आग किन्मू के सिर के ऊपर तक पहुंची, अचानक सब कुछ शांत हो गया और आसमान एकदम साफ हो गया। एक पल पहले जो डेविल वर्ल्ड उसके सामने थी वो गायब हो चुकी थी और अब उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद थी। किन्मू ने फूरेलुओ को पास आते हुए नोटिस नहीं किया। उसकी नजरें अपने आसपास घूम रही थी। सामने ऊंचे ऊंचे काले टावर खड़े थे जो ग्रे फॉग में ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई अंधेरा जंगल हो। अनगिनत डेविल्स मेहनती चींटियों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। कोई युद्ध के लिए विशाल मशीनें बना रहा था तो कोई फाइटिंग प्रैक्टिस में लगा हुआ था। जैसे ही किन्मू की नजर पूर्व दिशा में गई, उसने एक धुंधला और टूटा हुआ सूरज देखा और उसी पल उसने राहत की गहरी सांस ली। मतलब साफ था, वो अभी भी सुप्रीम एम्परर हेवन में ही था। फूरेलुओ ने जो उसे दिखाया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक डरावनी झलक उस दुनिया की जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। किन्मू बिल्कुल भी उस जगह का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। यहाँ का सूरज गॉड द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। वो इतनी कमजोर थी कि डेविल टेरिटरी में मौजूद डेविल ची को खत्म ही नहीं कर पाती थी। किन्मू के शरीर पर पड़ने वाली हल्की रोशनी भी ठंडी थी, जैसे उसमें कोई जीवन ही ना हो। फूरेलुओ का दिखाया हुआ वर्ल्ड सिर्फ एक इल्यूजन था। किन्मू ने दूसरी तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, सीनियर फूरेलुआ, सिर्फ अपने लोगों का बिटर हिस्ट्री दिखाने के लिए आपने मुझे किडनैप करने की इतनी मेहनत क्यों की? आपको पता होना चाहिए कि उस हिस्ट्री का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुप्रीम एम्परर हेवन पर हमला किया और हेट्रेड इंसानों पर थोपी। अब ये मैटर मुझसे जुड़ चुका है। फूरेलुआ धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, लिटिल फ्रेंड किन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम एक ह्यूमन हो? किन्मू की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहते हो फूरेलुआ? सीधे सीधे बोलो। फूरेलुओ के चेहरों में से एक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक डेविल हो, और सिर्फ डेविल ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी डेविल। तुम्हारी लिनियज शायद मुझसे भी ऊपर हो सकती है। ये सुनकर किन्मू जोर से हंस पड़ा। वो इतना हंसा कि उसकी सांसें फकटकने लगी। फूरेलुआ चुपचाप खड़ा रहा जब तक किन्मू खुद शांत नहीं हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम एक डेविल हो? किन्मू ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बचपन में किसी ने कहा था, डूम सप्रेशन पैलेस में सील्ड एक डेविल गॉड ने, लेकिन वो मुझे धोखा देना चाहता था, मेरा बॉडी छीनकर सील तोड़ना चाहता था। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फूरेलुआ आगे बढ़ा। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी और उसका दूसरा चेहरा बोला, मैं तुम्हें डिसीव नहीं कर रहा। हम डेविल्स की आधी बातें झूठ होती हैं, लेकिन बाकी आधी सच। उस डेविल गॉड ने तुम्हें सच ही बताया था, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता था। अचानक किन्मू का शरीर पिघलने लगा
और वो एक काली शैडो बनकर जमीन पर फैल गया। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। एक झटके में वो 100 मील दूर निकल गया। लेकिन तभी फूरेलुओ की आवाज़ फिर गूंजी। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि जब तुम डेविल टेक्निक्स यूज़ करते हो तुम्हारी वाइटल ची बिना किसी रुकावट के फ्लो करती है। किन्मू रुक गया और जब उसने चारों तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो अभी भी फूरेलुआ से दूर नहीं था, बस पोजीशन बदल गई थी। फूरेलुआ मुस्कुराया। तुम इतनी आसानी से डेविल रेस की डिवाइन आर्ट सीख लेते हो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। इसका सिर्फ एक ही कारण है, तुम भी एक डेविल हो। किन्मू तुरंत आसमान में उड़ा और हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स एक्टिवेट करके भागने लगा। लेकिन एक पल बाद फूरेलुआ उसके सामने खड़ा था। किन्मू के चेहरे का रंग बदल गया। वो मुड़ा और दूसरी दिशा में भागा। एक पल बाद वो खुद को फिर उसी के पास पाया। वो जमीन के अंदर घुस गया, लेकिन बाहर निकलने पर भी वही नजारा था। हर रास्ता फूरेलुओ तक ही जा रहा था। तब फूरेलुओ की आवाज़ सामने से आई, लेकिन तुम ह्यूमन भी हो, इसलिए तुम ह्यूमन रेस की डिवाइन आर्ट्स भी उतनी ही आसानी से सीखते हो। तुम हाफ ह्यूमन हाफ डेविल हो, इसलिए तुम दोनों रेसेस की पावर को मास्टर कर सकते हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। किन्मू ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, रिस्पेक्टेड किंग, किसी को बुलाने का आपका तरीका काफी यूनिक है। अब उसने भागने की कोशिश छोड़ दी और फूरेलुओ के पीछे चल पड़ा। जैसे ही उसने सीनियर की जगह रिस्पेक्टेड किंग कहा, फूरेलुओ के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। सीनियर कहना मतलब खुद को जूनियर दिखाना और रिस्पेक्टेड किंग कहना मतलब खुद को बराबरी पर रखना। लेकिन फूरेलुओ के सामने ये ट्रिक्स बेकार थी। फूरेलुओ ने चलते हुए कहा, डेविल्स ह्यूमंस की तरह लकी नहीं होते जिनके पास हेवन गिफ्टेड लैंड्स होती हैं। हम यूडू से आते हैं। उसकी आवाज़ भारी होती गई। यूडू में काउंटलेस डेविल सोल्स थी। उनकी ग्रीवेंसेस और इविल नेचर ने हमारे एंसेस्टर्स को जन्म दिया। वो डेविल गॉड्स थे जो हेवन और अर्थ से नेगेटिव थॉट्स लेकर आए, और जब उन्होंने एक दूसरे के साथ ऑफस्प्रिंग पैदा किए तब डेविल्स का जन्म हुआ। किन्मू चुप था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। फूरेलुओ का दूसरा चेहरा घूमकर बोला, लेकिन यूडू ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अर्थ काउंट ने हमें वहाँ से निकाल दिया। हम जन्म से ही वॉन्डरर्स बन गए और हमें सर्वाइवल के लिए डेंजरस प्लेसेस में बसना पड़ा। उसकी आवाज़ में दर्द था। फिर भी हम सर्वाइव कर गए। लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई। हमारी दुनिया डिस्ट्रक्शन में डूब गई और अपनी रेस को बचाने के लिए हमारे पास सुप्रीम एम्परर हेवन पर हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो रुका और किन्मू की तरफ गहराई से देखा। असल में मैं तुम्हें इसलिए ढूंढने आया हूँ ताकि ह्यूमंस और डेविल्स के साथ रहने का कोई रास्ता निकाल सकूं। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फूरेलुओ का चेहरा अजीब तरह से सिंसियर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी साफ महसूस हो रही थी। उसने धीरे से एक बेहद टेम्पटिंग आइडिया सामने रखा। अगर तुम मेरी मदद कर दो सुप्रीम एम्परर हेवन को यूनिफाई करने में, तो मैं तुम्हें ह्यूमंस पर रूल करने दूंगा। सोचो, ह्यूमंस तुम्हारे रूल में सेफ रहेंगे और डेविल्स मेरे कंट्रोल में। क्या ये दोनों वर्ल्ड्स के लिए परफेक्ट बैलेंस नहीं होगा? उसकी नज़रें सीधे चिन्मू पर टिक गई, जैसे वो उसके जवाब के अंदर छिपी हर सोच को पढ़ लेना चाहता हो। चिन्मू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रिस्पेक्टेड किंग, डेविल्स की एक आदत होती है, वो जो कहते हैं उसमें सिर्फ आधा ही सच होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपने जो कहा उसमें कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा झूठ? फूरेलुओ ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और उसका चेहरा बदल गया। अब उसका एक्सप्रेशन उदास और ठंडा था। उसने लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? चिन्मू हल्का सा हंसा। आपका आइडिया वाकई शानदार है, क्यों ना हम वही करें जो आपने कहा? ये सुनकर फूरेलुओ कुछ पल के लिए जेन्युइनली शॉक्ड रह गया, लेकिन चिन्मू रुका नहीं। उसने आगे कहा, सुप्रीम एम्परर हेवन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मैं ह्यूमंस पर रूल करूंगा और आप डेविल्स पर। सब पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे। रिस्पेक्टेड किंग, अब आप अपने डेविल टेरिटरी में मौजूद सभी ह्यूमंस मुझे सौंप सकते हैं। फूरेलुओ का उदास चेहरा अचानक क्रैक होने लगा, जैसे कोई मांस टूट रहा हो। उसकी गर्दन फिर से घूमी और तीसरा चेहरा सामने आया। इस बार उसकी स्किन हरी थी और उसके दांत बेहद खतरनाक और नुकीले थे। उसका पूरा अस्तित्व ही टेरिफाइंग हो गया था। चिन्मू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब समझ आया आपकी बातों में कितना सच था और कितना झूठ। रिस्पेक्टेड किंग, आपका असली टारगेट सुप्रीम एम्परर हेवन नहीं है, बल्कि ग्रेट रूइंस है। ये जगह तो बस एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर मैं आपकी मदद कर भी दूं हेवन को निगलने में, तो आप इसे सैक्रिफाइस करके ग्रेट रूइंस में एंटर कर जाओगे। फूरेलुओ ने ठंडी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वो चिन्मू को एक टूटी हुई चट्टान के पास ले गया। क्या मेरा डिसाइपल फू युशियाओ तुम्हारे हाथों नहीं मरा? मैं इस दुश्मनी को भूलकर तुम्हें लग्जरी दे सकता था, लेकिन तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हेवनली टीचर्स मुझे रोक सकते हैं, या तुम्हारे वो गॉड्स मुझे चैलेंज कर सकते हैं? चिन्मू धीरे धीरे आगे बढ़ा और नीचे झांका, और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। उसके सामने एक गहरी खाई थी,
जहां काउंटलेस डेविल्स और ह्यूमंस मिलकर मैसिव सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स बना रहे थे। उनकी संख्या सैकड़ों में थी। जब सेंट वुडकटर ने अपने एलाइज को बुलाया था, तब ग्रेट रूइन से 24 स्टोन स्टैचूज उतरी थीं, जो बाद में गॉड्स बन गई थीं। उनकी 24 पिरामिड ऑल्टर्स ही बेहद भव्य लग रही थीं, लेकिन यहाँ 24 से कहीं ज़्यादा ऑल्टर्स मौजूद थीं, सैकड़ों ऑल्टर्स, और हर एक का मकसद था डेविल गॉड्स को समन करना। चिन्नू की आंखें हल्के से कांप उठीं। उसने भारी आवाज़ में कहा, इतने सारे गॉड्स और डेविल्स को समन करना इम्पॉसिबल है। इवन अगर हेवनली हेवन तुम्हारी मदद करे, तब भी वो तुम्हें इतनी पावर नहीं देंगे, और तुम खुद भी इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं करोगे। फूरी लुओ ने धीरे से सिर हिलाया। हेवनली हेवन के गॉड्स और डेविल्स को मैं बुला सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है। चिन्नू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी। तुम्हारी वर्ल्ड बहुत पहले सुप्रीम एम्परर हेवन से कनेक्ट हो चुकी है। अगर वहाँ एक्स्ट्रा डेविल गॉड्स होते तो वो सीधे आ सकते थे। वो रुका नहीं, उसकी आवाज़ तेज हो गई। 20,000 साल की वॉर में तुम्हारे बहुत से डेविल गॉड्स मर चुके होंगे, अब इतने ज़्यादा बचे ही नहीं होंगे, तो इतनी सारी ऑल्टर्स की ज़रूरत ही क्या है? फूरी लुओ ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। गैस करते रहो, अगर सही गैस किया तो मैं तुम्हें सर्वाइव करने का तरीका बता दूंगा। चिन्मू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक रियलाइजेशन आया। उसने अपने हाथ कस लिए और धीरे से बोला, तुम डेविल्स के एंसेस्टर्स को बुलाना चाहते हो। यू डू वो डेविल गॉड्स जो ग्रजेस, इविल थॉट्स और डार्क नेचर से पैदा हुए हैं, तुम उन्हें समन करने वाले हो। फूरी लुओ जोर से हंसा। उसकी हंसी में पागलपन और एक्साइटमेंट दोनों थे। तो बताओ, इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? चिन्मू ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आवाज़ में टेंशन साफ थी। रिस्पेक्टेड किंग, आप बहुत खतरनाक सीमा पार करने जा रहे हैं। उन डेविल गॉड्स की नेचर ऐसी है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी ही नहीं, पूरा सुप्रीम एम्परर हेवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फूरी लुओ मुस्कुराया। उसके तीनों चेहरे एक साथ बोले, इसीलिए तो हम इसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सुप्रीम एम्परर हेवन बस एक सीढ़ी है ग्रेट रूइंस तक पहुंचने के लिए। फिर वो थोड़ा झुका और बोला, लेकिन मेरे पास एक और बेहतर ऑप्शन है। मैंने सुना है तुमने स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज बनाया है। अगर तुम मेरे डेविल्स के लिए कुछ ब्रिजेस बना दो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। चिन्मू ने सीधा सवाल दागा, अगर मैं तुम्हारे डेविल्स के लिए ब्रिजेस बनाऊं तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं उनमें कुछ गड़बड़ कर दूंगा? फूरी लुओ का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। तो तुम मुझे रिजेक्ट करने पर अड़े हुए हो सीनियर? चिन्मू ने जल्दी से कहा, लेकिन फूरी लुओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे सीनियर कहने से कुछ नहीं बदलेगा। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया, तुम्हारे टैलेंट की कद्र की। हेवनली टीचर्स भी वो नहीं बना पाए जो तुमने बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसका ऑरा अचानक एक्सप्लोड हुआ। चिन्मू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो पीछे हटते हुए चिल्लाया, असल में मैं केयरफ्री विलेज से हूँ। फूरी लुओ का हमला रुक गया। केयरफ्री विलेज? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। प्रूफ क्या है? चिन्मू की सांसें तेज हो रही थीं। उसने जल्दी से जेड पेंडेंट निकाला। ये केयरफ्री विलेज का टोकन है। रिस्पेक्टेड किंग, आप इसे पहचानते होंगे। फूरी लुओ ने हाथ बढ़ाया और पेंडेंट अपने आप चिन्मू के हाथ से निकलकर उसके पास चला गया। चिन्मू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था। किंग यमा ने कहा था कि इस जेड पेंडेंट को कभी अपने से दूर मत होने देना, वरना बहुत बुरा होगा। अब उसकी जान उसी पेंडेंट पर टिकी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, पेंडेंट उससे दूर जा चुका था। फिर भी कुछ बुरा अभी तक हुआ क्यों नहीं? क्या वो अभी भी इसके इनफ करीब था, या फिर असली खतरा अभी शुरू नहीं हुआ था? किन्मू ने हल्के से पलकें झपकाईं और बिना किसी को शक होने दिए धीरे धीरे 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके 2 कदम और पीछे लिए, फिर भी सब कुछ नॉर्मल था। उधर फू रिलुओ की नज़र उस जेड पेंडेंट पर जम चुकी थी। वो उसे बार बार देख रहा था और उसके तीनों चेहरे बार बार बदल रहे थे, कभी सफ़ेद कभी काले। वो खुद से ही बड़बड़ा रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। केयरफ्री विलेज का कोई इंसान हाफ ह्यूमन और हाफ डेविल कैसे हो सकता है? उसके हिसाब से किन्मू ज़रूर झूठ बोल रहा था। तीनों चेहरे आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा था किन्मू चालाक है, कोई कह रहा था उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो कोई उस जेड पेंडेंट को लेकर लालच में आ चुका था। उनका सोचना था कि अगर केयरफ्री विलेज का लोकेशन मिल जाए तो हेवन से बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन उसी समय एक और आवाज़ आई, हेवंस पर भरोसा करना बेकार है। इस पूरे केओस का फ़ायदा उठाते हुए किन्मू धीरे धीरे और पीछे हटता गया। फिर अचानक मौका देखकर वो मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ गया, क्योंकि फू रिलुओ उसके सामने खड़ा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि फू रिलुओ अपनी जगह से हिला भी नहीं था। इसका मतलब साफ था, वो स्पेस को डिस्टॉर्ट कर सकता था। किन्मू चाहकर भी एस्केप नहीं कर सकता था। अब फू रिलुओ के तीनों चेहरे फिर से डिस्कशन में लग गए। कोई किन्मू को मारने की बात कर रहा था, तो कोई जेड पेंडेंट की सील के रहस्य को खोलना चाहता था। किन्मू समझ गया कि अभी रेजिस्ट करना बेकार है, इसलिए वो शांत खड़ा रहा।
तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहटें। ये आवाज़ें उसके लिए नई नहीं थीं, उसने इन्हें पहले भी फेंगडू में किंग यामा के साथ सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में काउंटलेस सोल्स छिपे हुए हैं और उसे ल्योर कर रहे हैं। किन्मू ने सिर हिलाकर उन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वे और पास आने लगीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो। उसने उन्हें हटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं सकता था। और फिर वो आवाज़ें सीधे उसके दिमाग में घुस गईं। उनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। किन्मू ने अपने कान पर थपथपाया, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें और तेज़ होती गईं। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, उसका सिर झुक गया और वो वहीं जम सा गया। उधर फू रिलुओं के तीनों चेहरे अभी भी जेड पेंडेंट की सील को तोड़ने में लगे थे। वे एक्साइटेड थे कि बस थोड़ा सा और एफर्ट और रहस्य खुल जाएगा। तभी अचानक किन्मू के मुंह से एक अजीब डरावनी आवाज़ निकली। उसने धीरे से कहा, इसे तोड़ दो। फू रिलुओ चौंक गया। उसने किन्मू की तरफ देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? किन्मू ने सिर झुकाए हुए ही एक खतरनाक हंसी हंसी और फिर बोला, मैं कह रहा हूँ इसे तोड़ दो, तब असली मजा आएगा। उसकी आवाज़ में ऐसी बुराई थी कि फू रिलुओ जैसा डेविल भी अंदर तक कांप गया। अब किन्मू किन्मू नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसके पीछे स्पेस फट गई। एक भारी गूंज के साथ एक विशाल ईविल आई खुली, जिससे बटरफ्लाई जैसी डीमन लाइट निकल रही थी। आसपास की स्पेस टूटने लगी, दरारें पड़ने लगीं और वो शैतानी रोशनी उन दरारों को भरने लगी। पूरा माहौल एक हॉरिफाइंग इल्यूजन में बदल गया। किन्मू की आवाज़ अब हर दिशा से आने लगी, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। वो फू रिलुओं को दयनीय, नीच और कमज़ोर कह रहा था। ये सुनकर फू रिलुओं का गुस्सा भी भड़क गया और डर भी। उसने दांत भींचकर कहा, तो यही है तुम्हारे जेड पेंडेंट का राज? लेकिन जवाब में किन्मू के पीछे एक और क्रैक खुली, फिर एक और एक के बाद एक कई ईविल आइज प्रकट होने लगी। अब चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस, क्रैक्स और डीमन लाइट ही नजर आ रही थी। किन्मू ने सिर झुकाकर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम जैसे कमज़ोर कीड़े मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं रखते? और फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम मौत चाहते हो तो बताओ तुम्हें कैसे मारूं कि वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो। फू रिलुओ का दिमाग उस पल बिल्कुल ब्लैंक हो गया जब उसने वो तीसरी आंख देखी। वो आंख बिल्कुल उन दो नॉर्मल आंखों के ऊपर बीचों बीच लगी हुई थी, जैसे कोई फॉरबिडन एक्सिस्टेंस हो। उस आंख के अंदर एक बेपनाह डिमोनिक फायर जल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो पूरी तरह खुल ही नहीं पा रही थी। सिर्फ एक पतला सा गैप नजर आ रहा था, और फिर भी उसके अंदर छिपी हुई शैतानी आंख की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ठंड नहीं बल्कि सीधा रूह तक हिला देने वाला डर पैदा कर रही थी। फू रिलुओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और उन तीन डरावनी आंखों को घूरा जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं। कुछ ही लम्हों में उसके सामने एक टेरिफाइंग डीमन गॉड का पूरा रूप उभर आया, जो योदो की डिमोनिक फायर में जल रहा था। वो एक्सिस्टेंस ऊपर से सीधा फू रिलुओ को देख रहा था, जैसे किसी इनसिग्निफिकेंट चीज को जज कर रहा हो। उस डीमन गॉड ने मुश्किल से अपना सिर झुकाया और चिन्मू की तरफ देखा। उसके बाकी दो चेहरे अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे रियलिटी ही डिस्टॉर्ट हो रही हो। ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फू रिलुओ का गला सूख गया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारे बॉडी के अंदर एक एंशिएंट डीमन की इतनी पावरफुल सोल का होना लॉजिकल ही नहीं है। ब्रेक द जेड पेंडेंट फॉर मी। चिन्मू ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी प्यूपिल्स पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उनके अंदर से बटरफ्लाई विंग्स की तरह फैलती हुई डार्क डिमोनिक फ्लेम्स निकल रही थीं। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल नहीं थी, बल्कि एक टेरिफाइंग डिमोनिक वाइब्रेशन थी जो सीधा टारगेट की सोल पर अटैक कर रही थी। फू रिलुओ को महसूस हुआ जैसे एक वायलेंट हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा हो। उसके कपड़े पीछे की तरफ उड़ गए और उसके चेहरे पर वाइब्रेशन के कारण रिंकल्स तक जम गए। उसके आसपास की मिट्टी और पत्थर हवा में उड़ गए और एक ब्लैक स्टॉर्म का रूप ले लिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। चिन्मू के आईब्रोज के बीच भी एक आंख थी, लेकिन वो अभी तक फुली ओपन नहीं हुई थी, सिर्फ एक छोटा सा गैप था। ये तुम यूदू में पैदा हुए थे? फू रिलुओ अचानक समझ गया और चीख उठा, तुम। बूम! एक जबरदस्त पंच सीधा उसके बॉडी पर पड़ा। फू रिलुओ ने तुरंत खून उगल दिया, स्पेस तक क्रैक हो गई और बड़े बड़े पहाड़ एक झटके में उसके पास से गुजर गए। अगले ही पल वो सीधा एक गहरी खाई में गिरा और एक सैक्रिफिशियल ऑल्टर से टकरा गया। उसका शरीर टूटकर बिखर गया, पत्थर चारों तरफ उड़ गए। गुस्से में आकर फू रिलुओ ने 3 बार गुर्राहट निकाली। जैसे ही उसने कंट्रोल छोड़ा, उसका शरीर बढ़ने लगा, मसल्स फूलकर बाहर उभर आए। उसने अपना हाथ बढ़ाया अपना डेविल स्पीयर पकड़ने के लिए और आसमान में उड़ने ही वाला था कि दुनिया अचानक ब्लर हो गई।
सोचने का वक्त न लेते हुए उसने सीधा अपना स्पीयर ऊपर की तरफ घोंप दिया। वो एक ट्रू डीमन था, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसे दूसरे डीमन गॉड्स एक रिस्पेक्टेड किंग के रूप में मानते थे। सुप्रीम एम्परर हेवन में वो टॉप क्लास प्रैक्टिशनर था। सिर्फ सेंट वुडकटर की एक्स ही उसके डेविल स्पीयर को रोक सकती थी। फिर भी जब उसका हेवी डेविल स्पीयर उस जायंट पंच से टकराया तो वो लिटरली प्रेशर में बेंड हो गया। फूरिलो ने जोर से गरजा। स्पीयर का शाफ्ट उसके हाथों में पीछे की तरफ स्लाइड हुआ, उसकी स्किन कट हो गई और स्पीयर लाल हो गया। आखिरकार वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, डेविल स्पीयर उसके हाथ से उड़ गया। ब्रेक दैट जेट पेंडेंट। एक और डेफनिंग रोर के साथ दूसरा भयानक पंच उसके बॉडी पर गिरा। उसकी हड्डियां हिल गईं, फिर टूट गईं, फिर नम हो गईं। जैसे ही वो पीछे उड़ता गया, उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से डीमन ब्लड बहने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसका मैसिव बॉडी एक के बाद एक सैक्रिफिशियल ऑल्टर से टकराता गया, लेकिन कोई भी उसकी स्पीड को रोक नहीं पाया। तभी उसने रोशनी देखी, चिन्मू की आंखों की रोशनी, 2 डिमोनिक बीम्स, ट्विंग। वो बीम सीधा आगे बढ़ी और उसकी चेस्ट में घुस गईं। उसका बॉडी फट गया और अंदर का हिस्सा नजर आने लगा। एक ट्रू डीमन होने के नाते उसकी लाइफ फोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उसने तुरंत अपने वुंड्स हील करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो अनेक ऑल्टर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उड़ते हुए डेब्री के बीच उसने चिन्मू को देखा, जो अजीब ट्रेजेक्ट्री में जंप करता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा था। फूरिलो की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और फाइनली वो लास्ट सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर जाकर रुक गया, जहाँ वो पूरी तरह से फंस गया। उसने मुश्किल से अपना सिर उठाया। चिन्मू उसके सामने खड़ा था, एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन के साथ, जैसे वो किसी प्रे को स्टडी कर रहा हो। फूरिलो ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। कौन सा सीक्रेट? चिन्मू ने झुककर पूछा। मुझे लोगों के मरने से पहले के सीक्रेट सुनना पसंद है, जल्दी बोलो। मैं। फूरिलो ने अपना हाथ उठाया और अचानक चिन्मू के सिर पर थप्पड़ मारा। जेट पेंडेंट तुम्हें वापस दे दूंगा। चिन्मू का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। तुम मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक उसके बॉडी के अराउंड का टेरिफाइंग ऑरा फेड होने लगा। उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं, उसके फोरहेड की थर्ड आई जबरदस्ती बंद हो गई। उसके पीछे का एंशिएंट डीमन का फेस डिस्टॉर्ट होते हुए गायब हो गया। फूरिलो ने गहरी सांस ली। इसी दौरान चिन्मू के फोरहेड से जेट पेंडेंट गिरकर जमीन पर आ गिरा। फूरिलो का खून जैसे ठंडा पड़ गया। उसने अपनी बची हुई ताकत जोड़कर देखा। लकी, ये टूट नहीं गया, और वो मुस्कुराते हुए बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चिन्मू ऊपर चढ़ा और चारों तरफ देखा। जैसे ही उसने फूरिलो को ऑल्टर में दबा हुआ देखा, वो शॉक में पीछे उछल गया। जब उसने पूरी खाई में हुई तबाही देखी, उसके अंदर एक डर सा उठ गया। सेंट वुडकटर सही थे। अगर जेट पेंडेंट मेरे पास नहीं रहा तो एक बड़ा कर्स एक्टिवेट हो जाता है। एक ट्रू डीमन जैसे फूरिलो का ये हाल हो गया। ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग या फायर का कर्स नहीं है। उसकी आंखें ब्लिंक हुई और वो तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। अभी वो अनकॉन्शियस है। मुझे ये चांस लेना होगा और यहाँ से निकलना होगा। 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। वापस मुड़कर उसने अपना जेट पेंडेंट ढूंढा। जैसे ही उसने उसे पहना, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और वहाँ से निकल गया। गुड थिंग मैंने इसे लूज नहीं किया। इस जेट पेंडेंट का कर्स ही सबसे यूजफुल चीज़ है। अगर ये खो जाता तो सच में रिग्रेट होता।